नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। कल बच्चों हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा था कि किशोरावस्था के दौरान खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसी को हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लस किशोरावस्था के दौरान खान पान से होने वाली विकृतियाँ जो है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारी जीवन शैली है, बाह्य कारक है, आंतरिक कारक है, ये सभी जो है खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो, किशोरावस्था में पहुंचने पर व्यक्ति की खान पान संबंधी आदतें जो होती है उनको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे इन आदतों का निर्माण जो है बहुत ही जटिल होता है, जैसा कि हमने कल देखा था चित्र के अंदर। और किशोरों की बढ़ती हुई किशोरावस्था के अंदर किशोरों को जो है स्वतंत्रता से रहना ज़्यादा पसंद होता है। सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई उनकी भागीदारी, सामान्य तौर पर व्यस्त कार्यक्रम का भी उनके खान पान पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है, सामाजिक जीवन में ज़्यादा भागीदारी, यानी कि वो व्यस्त ज़्यादा रहने के कारण अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान भी नहीं दे पाते और वो स्नैक्स खा के अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। अब वे अपने लिए खाना खरीदने और स्वयं बनाने के लिए सक्षम होने लगते हैं। अब देखो, बनाने के लिए जब वो सक्षम होते हैं तो अक्सर जल्दी जल्दी खाते हैं। जब वो स्वयं बनाएंगे, स्वयं खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी खाएंगे, है ना। और घर से बाहर खाते हैं। और किशोरों को समुचित रूप से स्वस्थ खान पान संबंधी आदतें बनाने के लिए जो है हमेशा अभिभावकों को, पेरेंट्सों को, माता पिता को जो है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, ताकि उनके जीवन में अच्छी आदतें बने। घर का खाना वो खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना सीखे, है ना, पौष्टिक आहार ले, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनके शरीर का वृद्धि और विकास अच्छे से हो किशोरावस्था के दौरान। जब तक वे किशोरावस्था में पहुंचेंगे उन्हें रसोई घर का उपयोग करने के लिए कुछ स्वतंत्रता भी चाहिए होगी। और ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सटीक ही बैठता है। दोनों को ही जो है खाना बनाने की भी आदत डालनी चाहिए और खाना बनाना भी आना चाहिए, खाना भी आना चाहिए, है ना, और खिलाना भी आना चाहिए, है ना। अब देखिए, वैसे तो खान पान संबंधी आदतों का मूल आधार परिवार ही होता है। परिवार से ही बच्चा सीखता है कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसका आचरण कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका खान पान कैसा है। वो परिवार पर ही सारा जो है डिपेंड रहता है ना। इसका मूल आधार परिवार ही है। जैसा परिवार होगा वैसे ही बच्चे होंगे, है ना, वैसे उनका खान पान होगा। लेकिन इन पर बाहर का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमजोली यानी मित्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। अब क्या होते हैं, मित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी तो सही दिशा निर्देश देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं अपने दोस्त को। और कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो कि अपने दोस्तों को गलत दिशा के अंदर मोड़ देते हैं, है ना। तो मित्र भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरीके के मित्र बना रहे हैं, हमारे बच्चों के मित्र कौन हैं, कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे परिवार से हैं। इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए बच्चों के लिए। इसके साथ साथ देखो, मित्र मंडली तो इफेक्ट करती ही है, और इसके साथ साथ विज्ञापन जो होते हैं टीवी के अंदर, जितने भी विज्ञापन आते हैं टीवी के अंदर है, रेडियो के अंदर है, मोबाइल के अंदर है ना। इन विज्ञापनों को, एड्स को देख देख के, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के विज्ञापन आते हैं, है ना। तो इनको देख देख कर इनके खान पान की आदतों में जो है वो परिवर्तन आ जाता है, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। और ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है, केक है, पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको पीना सीख जाते हैं और इन्हीं पे अपना जीवन निकाल देते हैं, है ना। और किशोरों को इन खाद्य उत्पादों का उपयोग विवेक से करना चाहिए। तो हम बच्चों के पेरेंट्स से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पसंद है, हमें अपने बच्चों को किस दिशा में मोड़ देना है, बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या चीज़ें, किन चीज़ों की आवश्यकता है इस उम्र में, उन चीज़ों को खाने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसे सही तरीके से बना करके उनके सामने परोसना चाहिए और उन्हें उनके अंदर जो है खाने की अच्छी आदत डालनी चाहिए, है ना। अब देखिए, तैयार भोजन जो होता है, जैसे रेडी टू ईट वाला भोजन, उसकी सरल उपलब्धता भी किशोरों को खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। आजकल हर चीज़ जो है, बना बनाया भोजन जो है सरलता से उपलब्ध हो जाता है। तो किशोर जो होते हैं चलते चलते किसी ढाबे में खाना खा लेते हैं, या कि चलते चलते किसी होटल्स में खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ करके, है ना। तो
कहने का मतलब, और होम डिलीवरी भी होने लगी है। तो होम डिलीवरी होने से भी जो है बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं वेडिंग मशीन, आजकल जो है मशीनों से, वेडिंग मशीनों से खाना बनता है। सिनेमा हॉल में भी जो है वो तैयार खाना मिलता है, रेडी टू ईट वाला, मेलों में मिलता है, खेल कार्यक्रमों के अंदर मिलता है, फास्ट फूड बिक्री केंद्रों पर जो है, सुविधाजनक किराने की दुकानों पर जो है दिन भर खाना जो है उपलब्ध रहता है। तो इन सुविधाओं के कारण भी जो है किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको जब रेडी टू ईट मिलेगा तो वो क्यों कोशिश करेंगे, क्यों बनाएंगे, क्यों पेरेंट्स पर डिपेंड रहेंगे, क्यों घर जाएंगे, है ना, हाँ, क्यों पोषक तत्व वो लेंगे, क्योंकि उनको टेस्टी और फास्ट फूड मिल रहा है खाने के लिए, दोस्तों के साथ मिल रहा है, समय उनका अत्यधिक वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो बाहर ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेडी टू ईट वाला फूड ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य को ये जो है प्रतिकूल प्रभावित कर सकता है। हम कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है, उनके आचरण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हम जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें संतुलित आहार लेना है, पौष्टिक आहार लेना है, और अपनी आवश्यकता अनुसार हमें आहार लेना है ना, और सभी पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना है, ताकि किशोरावस्था के दौरान हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करने में हम सक्षम भी हो, और अपने करियर को बनाने में, अपने करियर को चुनने में भी हम सक्षम हो। किसी भी कार्य को जब हम करना शुरू करेंगे तो हम उसको व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, यदि हमारा खान पान अच्छा होगा तो, है ना। यदि हमारा खान पान ही अच्छा नहीं है तो हमारी बुद्धि भी उल्टी चलेगी और हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी कारक थे बच्चों जो हमने देखे खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं, है ना। तो अब चलते हैं बच्चों किशोरावस्था में होने वाले खान पान संबंधी विकृतियाँ। खान पान से कौन कौन सी विकृतियाँ हो जाती है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। देखो, किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और किशोरावस्था के दौरान शरीर की छवि का निर्माण का भी विकास होता है ना। इसके साथ साथ शरीर का विकास तो होता ही है, शरीर की छवि का निर्माण का भी विकास होता है। तो इस समय खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर खान पान संबंधी जो विकृतियां हैं, हमें जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे अंदर आत्मविश्वास संबंधी समस्याएं बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही है, हमारा कॉन्फिडेंस इससे लूज हो जाता है। जब हम फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम ढीले रहते हैं, हम अपने कार्य को पंचुअलिटी से नहीं कर पाते, है ना, समय पर नहीं कर पाते, एनर्जेटिक होकर नहीं कर पाते, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उदाहरण के लिए इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक एक विकृति है, एक बीमारी है ये भी, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी जो है हो जाती है इस समय किशोरावस्था के दौरान। शारीरिक छवि को ये जो बीमारी है ये शारीरिक छवि को बिगाड़ने से जुड़ी है। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं। जब वो टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को देखते हैं, तो उनको लगता है हमारा शरीर भी ऐसा हो, हम भी ऐसे सुंदर हो, हम भी अपने फिगर को मेंटेन करें, है ना। तो इसके कारण वो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं या विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स लेते हैं पतले होने के लिए, है ना, और फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी छवि जो है, उनके शरीर का जो सही निर्माण है, उनके शरीर की छवि का जो सही निर्माण नहीं हो पाता, और जिसके कारण उन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक जो है वो बीमारी हो जाती है ना। उसका उल्टा इफेक्ट होता है और वो मोटे होते जाते हैं और बेडोल हो जाते हैं, और उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता, आलसी होते हैं, है ना, और अपने कार्य को समय पर नहीं करते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं, है ना। और खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतें जो होती है वो किशोरों को सामान्य वयस्क के शरीर की छवि ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही है। तो खान पान संबंधी ये अनियंत्रित जो आदतें हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, यही अनियंत्रित आदतें जो होती है किशोरों के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि छवि ग्रहण करने में जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। उनके शरीर की छवि का निर्माण ठीक ढंग से इससे नहीं हो पाता है और वे एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ देखने जा रहे हैं। एक सोनम नाम की लड़की है ना। सोनम के उदाहरण से हम समझते हैं कि वह एक आदर्श और परफेक्ट शरीर चाहती है। वो लड़की ऐसा चाहती है कि मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसने अपने माता पिता अध्यापकों की सलाह को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अब उसके माता पिता कुछ भी उसे समझाते हैं, नहीं मानती है। अपने टीचर्स उसको बहुत समझाते हैं, सलाह देते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को भी नहीं मानती है।
और वो उसने लगभग खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो चाहती है कि मेरा शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो, सुंदर हो, है ना। और उस पर जो है दुबले शरीर की सनक सवार हो गई। वो चाहती है मुझे दुबला दुबला होना है। और यदि उसका वजन सामान्य है तथापि वह हर समय इसी दबाव में है कि उसे फिल्मों में दिखाई पड़ने वाली जो कुछ हीरोइनें होती है, पत्रिकाओं में दिखाई देने वाली जो मॉडल्स होते हैं, उतना पतला उसको होना है। तो उसमें जो है आत्मविश्वास की कमी है। हम कह सकते हैं कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमेशा उदास रहती है और इससे वह अपने परिवार और मित्रों से दूर होती जा रही है। वो दिन भर इसी चिंता में चिंतित रहती है कि मुझे पतला होना है, मुझे मॉडल की तरह सुंदर होना है, पतला होना है, मुझे ऐसा दिखना है, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसी होनी चाहिए, है ना। दिन भर अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपने आप को संवारने में लगी रहती है। अब उसे ये नहीं मालूम है कि उसका आत्मविश्वास लूज होता जा रहा है, साथ साथ वो कुपोषण का शिकार होती जा रही है क्योंकि वो खाना खाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इस बात पर जोर देती है कि वह मोटी है अभी भी, जबकि वो सामान्य है, दिखने में सामान्य है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती है कि मैं मोटी हूँ अभी भी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक की बीमारी से वो ग्रसित है ना। तभी तो उसे मालूम नहीं है कि मुझे क्या खाना है, मुझे किन तत्वों की आवश्यकता है, मुझे अपने आहार में पोषक तत्वों को लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, मुझे किशोरावस्था के दौरान जो है हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसा नहीं समझ रही है, और नहीं समझ रही है इसका मतलब वो एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी से ग्रसित है। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि खान पान संबंधी आदतों का भी जो है प्रभाव पड़ता है, उनसे कई प्रकार की विकृतियां जो है उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी हमने किशोरावस्था के दौरान देखी। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखो, बुलिमिया भी एक अन्य प्रकार की बीमारी है जो कि खान पान संबंधी विकृति से होती है और किशोरावस्था के दौरान ही होती है। तो किशोरावस्था के दौरान खान पान संबंधी विकृति के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया जो होता है ये भी अक्सर किशोरावस्था के अंतिम भाग में होता है, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो तो किशोरावस्था के आरंभ में ही हो जाता है और ये किशोरावस्था के अंतिम समय में होता है ना। जैसे ही वयस्कावस्था प्रारंभ होती है उस समय ये शुरू हो जाता है, किशोरावस्था के अंतिम भाग में और वयस्कावस्था के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयासों के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से ये शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि वयस्कावस्था के आरंभ होने पर यह शुरू होता है, किशोरावस्था के अंत में शुरू होता है। इससे ग्रस्त रोगी जो होता है, अब क्या होता है, इसके अंदर वजन कम करने के लिए, इसके अंदर भी जो है किशोरों के अंदर यही मानसिक स्थिति रहती है कि उनको वजन कम करना है, उनको सुंदर दिखना है, उनको पतला होना है, मॉडल्स की तरह, हीरोइंस की तरह, हीरो की तरह, है ना। और इससे ग्रस्त रोगी ये जो रोग जब हो जाता है, बुलिमिया नामक रोग जब किशोरावस्था के दौरान होता है, तो इससे ग्रस्त जो रोगी होता है बार बार खाता है और अत्यधिक मात्रा में खाता है, जिससे उल्टी होने लगती है उसको, है ना। कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग करता है, उससे फिर पेट साफ करता है ना। और ये महिलाओं में जो है अधिक ये बीमारी देखी गई बुलिमिया की, लेकिन 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियाँ पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है ना। और एनोरेक्सिया और बुलिमिया के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और जैसे अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया नामक जो रोग हो जाते हैं किशोरावस्था के दौरान, इससे देखो बाइटें आते हैं, किडनीज खराब हो जाती है, हार्ट डिजीज़ होती है ना, दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में एनोरेक्सिया से मासिक धर्म भी देर से शुरू होता है, यानी कि पीरियड्स भी देर से आते हैं, है ना। और इन बच्चों का कद जो होता है स्थायी रूप से कम ही होता है, ये कम कद की लड़कियां इस प्रकार के रोग से ग्रसित होती है ना। और इससे इनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग भी हो जाता है, इनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान यदि खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नामक रोग होते हैं। इसके साथ साथ कितनी सारी बीमारियां और हो रही है देखो, है ना। हार्ट डिजीज़ हो रही है, किडनीज खराब हो रही है, बाइटें आ रहे हैं, है ना, दांत खराब हो रहे हैं, पीरियड्स जो है वो लेट से शुरू होते हैं बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो कई प्रकार के रोग जो है हो रहे। अब देखिए, शायद इन विकृतियों से बचने के लिए व्यक्ति के पास सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपनी विशिष्टता को सराहने की कला सीखना, यानी कि अपनी जो एबिलिटीज़ है, अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको सराहना, उनमें फिनिशिंग देना, उनको और ज़्यादा सुंदर बनाना, है ना। उनमें निखार लाना, ठीक है, स्वयं का आदर करना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना, है ना,
अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, स्वयं को महत्व देना तथा निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं यही जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। अब इन किशोरावस्था के दौरान जो ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है, बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचने के लिए हम वादा करें आज ही कि हम जो है अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ाते जाएंगे, अपने गुणों में और जो है सुधार लाते जाएंगे, है ना, अपनी क्वालिटीज़ में और सुधार करेंगे और उसको जो है संवारेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को महत्व देंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपने अंदर अपने जीवन में अच्छी आदतों को प्रवेश करने देंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, है ना। ये संकल्प हमें लेने चाहिए, ये हमारे लिए जीवन रक्षक हो सकते हैं। आहार संबंधी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में संतुलित आहार सुनिश्चित करना, और सबसे पहली बात तो अपने आहार में संतुलित आहार को सुनिश्चित करेंगे। आहार के अंदर रेशेदार भोजन लेंगे, है ना, और पोषक तत्वों से युक्त भोजन हम शामिल करेंगे, तभी जाकर के ये हमारे लिए जीवन रक्षक होगा, है ना। इस प्रकार किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन जो है वो किशोर की पोषणीय स्थिति और खानपान संबंधी आदतों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किशोर के पोषणीय स्थिति को, उनके खानपान संबंधी आदतों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यद्यपि युवा जो होते हैं दीर्घायु होने के लिए, लंबी आयु रखने के लिए, पोषण के बारे में जानने के लिए कभी कभार जो है प्रेरित भी होते हैं। कभी कभी जो है अगर पेरेंट्स कोई बात कहते हैं तो सुन भी लेते हैं, लेकिन उसको इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, है ना, उसको जीवन में नहीं उतारते। यदि जीवन में उतारे तो शायद वो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं ना। तथापि स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ आहार सिद्धांतों को कैसे अपनाया जाए, यह सीखने से स्वस्थ वर्तमान और भावी जीवन की नींव रखने में सहायता मिल सकती है। बिल्कुल सही है कि यदि हमें स्वस्थ आहार के सिद्धांतों को अपनाना है और ये सीखना है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, हमारा जीवन आगे का कैसे अच्छा रहेगा, उसके लिए हमें किस तरीके का भोजन खाना है, किस तरीके की चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना है, कौन सी आदतें हमारे जीवन में होनी चाहिए और किस तरीके का आहार हमें लेना है, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य युवाओं का अंतिम, अब देखिए स्वास्थ्य जो युवाओं की मुख्य संपत्ति है, दैनिक जीवन के लिए जीवन के अन्य संशोधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग को प्रभावित करना। सही है कि स्वास्थ्य जो युवा होंगे उनकी संपत्ति क्या है, उनकी संपत्ति यही है, उनका अच्छा जीवन उनकी संपत्ति है ना। और दैनिक जीवन के अन्य संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग को भी वो प्रभावित करते हैं। तथा व्यक्ति के पास अन्य संसाधन कौन कौन से हैं, आगामी अध्याय में हम आगे वाले नेक्स्ट अध्याय के अंदर पढ़ेंगे संसाधनों के बारे में, संसाधन प्रबंधन के बारे में, और इस प्रश्न का समाधान उसके अंदर किया गया है, तो हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। अब चलते हैं बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सक्रियता का अर्थ क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उनके अर्थ यहाँ बताए गए हैं। जैसे सक्रियता का अर्थ है ना, व्यक्ति सक्रिय कैसे, किस व्यक्ति को हम सक्रिय कह सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की सक्रियता का स्तर अर्थात वह कम चलने वाला हो, हल्का हो, संतुलित हो और अधिक भारी हो, यह व्यक्ति के व्यवसाय के गहरे स्तर तक जुड़ा हुआ है। इसी को हम कहते हैं व्यक्ति की सक्रियता का स्तर। ऐसा व्यक्ति जो हम कह सकते हैं, व्यक्ति की सक्रियता किस पर डिपेंड करेगी, यदि वो कम चलने वाला होगा, हल्का होगा, संतुलित होगा और अधिक भारी है, तो व्यक्ति के व्यवसाय से गहरे स्तर तक वो जुड़ा हुआ होगा। यानी कि वो व्यक्ति अपने व्यवसाय से गहरे स्तर तक जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति सक्रिय है ना। हम कह सकते हैं इसको कि कोई भी व्यक्ति यदि व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को करता है और अच्छे कार्यों में अपने आप को लगा कर रखता है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सक्रिय है, उस व्यक्ति की सक्रियता का स्तर अच्छा होगा। और यदि व्यक्ति कोई टाइम को वेस्ट करता है, इधर उधर बातों में लगाता है, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, तो हम कहेंगे उसकी सक्रियता का स्तर कम है ना। अब देखिए संतुलित आहार, वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में शामिल होते हैं, इसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और एक स्वास्थ्य के विकास के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य पोषक तत्व जो है उनको अपने भोजन में, आहार में शामिल करने चाहिए, वही संतुलित आहार कहलाता है। अब आते हैं खाद्य वर्ग। देखो अनेक समान गुणों वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें एक साथ समूहित किया गया है,
किया गया हो उसे हम खाद्य वर्ग कहते हैं। और समृद्ध करने की विशेषताएं, उनके कार्य, उनके पोषक तत्व और उनके स्रोत भी हो सकते हैं। उनको एक समूह में रखने की क्या वजह है? उनकी विशेषताओं के कारण, या फिर उनके पोषक तत्वों के कारण, या फिर उनके सोर्स के कारण हम उनको विभिन्न खाद्य वर्गों में विभाजित करते हैं। अब है स्तनपान। स्तनपान वह अवधि है जिसके अंदर माता अपने शिशु को दूध पिलाती है। और शरीर क्रियात्मक स्थिति वह स्थिति जब माता गर्भावस्था में हो या फिर स्तनपान कराने वाली हो, तो उस समय विशेष शारीरिक अवस्थाओं के कारण जो पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी गर्भावस्था के दौरान भी गर्भावस्था के दौरान भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है महिलाओं में, और स्तनपान जब कराती है शिशु को तब भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसे हम शरीर क्रियात्मक स्थिति कहते हैं। संस्तृत आहार्य मात्रा। संस्तृत आहार्य मात्रा का मतलब क्या होता है? अब देखिए बच्चों, संस्तृत आहार्य मात्रा क्या होती है? पोषक तत्वों की वे मात्राएं जो कि व्यवहारिक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती है, उसे कहते हैं संस्तृत आहार्य मात्रा। और ये किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को नहीं, बल्कि ऐसे दिशा निर्देश भी हैं जो कि हमें दैनिक रूप से खाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में भी बताते हैं। तो इसको हम कहते हैं संस्तृत आहार्य मात्रा। समझ में आया? तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी, ये लेसन भी यही कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।